सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। 14 अगस्त की मुनासिबत से खुसूसी शो लेकर मैं सुमैया रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज का दिन हमारी ज़िंदगियों में सबसे अहम दिन है। 14 अगस्त 1947 को हम आज़ाद कौम की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर उभरे। हमारी इनफरादी और इज्तिमाई खुशियों का महवर और मरकज़ यही दिन है। मुसलमानों का इत्तेफाक और कायद-ए-आज़म की खुलूस की वजह से ये अजीम इस्लामी सल्तनत वजूद में आई। हिंदुओं ने तरह तरह की मक्कारियों से पाकिस्तान की मुखालिफत की। अंग्रेज़ों ने भी बहुत रुकावटें पैदा की, मगर अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान बनकर रहना था और बनकर ही रहा। उस वक्त मुसलमानों का यही नारा था कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, बनकर रहेगा पाकिस्तान। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत चाहते थे जहाँ पर सिर्फ इस्लाम का बोलबाला हो। कायद-ए-आज़म पाकिस्तान को इस्लाम का गहवारा बनाना चाहते थे और 15 नवंबर 1942 को ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन के इजलास से कायद-ए-आज़म ने वो बसीरत अफरोज़ और चश्म कुशा खिताब किया जिसकी ज़ियाबारी से आज भी तारीख़ पाकिस्तान रोशन है। कायद-ए-आज़म ने फरमाया, मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि पाकिस्तान का तर्ज़ हुकूमत क्या होगा। पाकिस्तान के तर्ज़ हुकूमत का तयन करने वाला मैं कौन होता हूँ। मुसलमानों का तर्ज़ हुकूमत आज से 1300 साल कबल कुरान करीम ने वजाहत के साथ बयान कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान मजीद हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद है और ता क़यामत तक मौजूद रहेगा। कायद-ए-आज़म ने अपने 11 अगस्त 1947 के दस्तूर साज़ असम्बली से पॉलिसी खिताब में अमन अमान के क़याम को रियासत की पहली जिम्मेदारी करार दिया। कायद-ए-आज़म ने फरमाया, इंसाफ और मसावत मेरे रहनुमा उसूल हैं और मुझे यकीन है कि आपकी हिमायत और ताउन से इन उसूलों पर अमल पैरा होकर हम पाकिस्तान को दुनिया की सबसे अजीम कौम बना सकते हैं। कायद-ए-आज़म नाज़रीन चाहते थे कि पाकिस्तान में रहने वाले तमाम अफराद को मसावी हुकूक हासिल हों। 11 अगस्त 1947 को कायद-ए-आज़म ने कराची में पाकिस्तान की पहली कौमी असम्बली की सदारती खिताब करते हुए असम्बली से फरमाया कि इस मुमलिकत पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं, अपने मंदिरों को जाने के लिए, अपनी मसाजिद को जाने के लिए और दीगर इबादत के मकामात को जाने के लिए। आप किसी भी दीन, मज़हब, ज़ात या अक़ीदे से ताल्लुक़ रखते हों, कार्य रियासत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। कायद-ए-आज़म पाकिस्तान में आइन और क़ानून की हुक्मरानी के ख्वाहिशमंद थे। इसी तरीके से 21 मार्च 1948 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ढाका में खिताब किया और फरमाया कि ये आपका इख्तियार है कि किसी हुकूमत को ताकत अता करें या फिर बरतरफ कर दें, लेकिन इसके लिए हुजूम का तरीक़ा इस्तेमाल करना हरगिज़ दुरुस्त नहीं। आप अपनी ताकत को इस्तेमाल सीखने के लिए आपको निज़ाम को समझना होगा। अगर आप किसी हुकूमत से मुतमईन नहीं हैं तो आइन आपको मज़कूरा हुकूमत बरतरफ करने का इख्तियार देता है, लिहाजा आइनी तरीक़े से ही ये अमल अंजाम दिया जाना चाहिए। कायद-ए-आज़म नाज़रीन ये चाहते थे कि हम एक अजीम कौम बने। 14 अगस्त 1948 को आज़ादी पाकिस्तान की पहली सालगिरह पर कायद-ए-आज़म ने कौम से खिताब में फरमाया कि कुदरत ने आपको हर नेमत से नवाजा है, आपके पास लामहदूद वसाइल मौजूद हैं, आपकी रियासत की बुनियादें मजबूती से रख दी गई हैं। अब यह आपका काम है कि ना सिर्फ इसकी तामीर करें बल्कि जल्द से जल्द और उम्दा से उम्दा तामीर करें। सो आगे बढ़िए और बढ़ते ही जाइए और यही पैगाम अपने शो के ज़रिए आज अपनी नौजवान नस्ल को पहुंचाएंगे कि आपने कायद-ए-आज़म के इस पैगाम को लेकर बच्चों चलना है, आगे बढ़ते जाना है, अपने मुल्क के लिए काम करना है, पूरे से करना है, पूरे दिल के साथ करना है और इस मोहब्बत के साथ करना है कि हमारा ये प्यारा वतन, हमारा पाक वतन ऐसा ही रहे, क्योंकि हम इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है कि एक आज़ाद कौम क्या होती है, आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस लेना क्या होता है। तो आज हम बात करेंगे इसी हवाले से। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले हम ज़रा आपको लिए चलते हैं फैसलाबाद और वहाँ पर हमारे नुमाइंदे कावर अब्बास मौजूद हैं। जब पाकिस्तान वजूद में आया, जब वो जंग देखी, उस जंग के मनाजिर देखे, अपनी जानें कुर्बान की, एक ऐसे ही बुजुर्ग के साथ मौजूद हैं और वो लोग जो हिजरत करके पाकिस्तान आए
और उन हिजरत करते हुए महाजरों को जिन लोगों ने पाकिस्तान में वसूल किया, ऐसे ही बुजुर्गों के साथ खबर अब्बास मौजूद हैं। 14 अगस्त की खुशियां हैं, जश्न है, कैसा माहौल है, खबर से जानिए। खबर बताइएगा फैसलाबाद में किस तरीके से जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है, कितना जोश आप देख रहे हैं और हमारे ये बुजुर्ग क्या कहते हैं। हम तो मिट जाएंगे अर्ज़े वतन फिर भी तुझे जिंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक। आज पाकिस्तान का कोई भी कोना हो, कोई भी शहर हो, कोई भी मोहल्ला हो, कोई भी गली हो, कोई भी शख्स हो, वो बुजुर्ग है, बच्चा है, बड़ा है, खातून है या कि मर्द है, पाकिस्तान की आज़ादी को भरपूर तरीके से मना रहे हैं। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि बच्चों की, बुजुर्गों की एक बड़ी तादाद इस वक्त जो है सड़क पर मौजूद है और पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। हाथ में पाक सरजमीन के परचम बुलंद किए हुए हैं और यहाँ पर बुजुर्ग जो है वो बैठे अपनी अपनी आज़ादी की कहानियाँ इस नई नौजवान नस्ल को सुना रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक बाबा खुशी मोहम्मद मौजूद हैं जिन्होंने अपनी आंखों से पाकिस्तान और हिंदुस्तान को तकसीम होते देखा और पाकिस्तान की आज़ादी को देखा। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ के रहने वाले थे और क्या क्या इन्होंने अपनी आंखों से देखा। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। हाँ जी। अंकल आप उधर कहाँ रहते थे, हिंदुस्तान में कौन सा इलाका था और कहाँ गए आप, कैसे सारा आपने ये देखा? हम जिला होशियारपुर के रहने वाले हैं। वहाँ से एक छोटा सा गांव था शाम 84, हम वहाँ से हिजरत करके अपने कैंपों में पहुँचे थे। वहाँ से उठे हम, हरा परेशानी के आलम में हमारे ख़ानदान के भाई अफराद थे। जब हम कैंपों में पहुँचे तो बलोच रेजिमेंट थी, उसने बहिफाजत हमें वाघा पर पहुँचा दिया था। तो कैसे मनाजर थे जब ये सारी मूव शुरू की? हाँ, वो बलवाई जो थे ना, वो चाहते थे कि कैंप को उजाड़ कर कत्ल कर दें, लेकिन बलोच रेजिमेंट का जो हौसला बहुत बुलंद था। वो चंद आदमी थे लेकिन उन्होंने लाखों आदमियों के कैंप को ऐसे बचाया जैसे बचाने का हक था। हम बेहिफाजत गाड़ी में भी बैठे, फिर भी वो हमारे साथ रहे। बलोच रेजिमेंट बस साथ साथ रही। जब हम वाघे पर आकर रुके तो उन्होंने हमें छोड़कर वापस हुए। और ये कायद-ए-आज़म की किस तरह से कोशिशें थी, क्या आज़म ने हमें अलग मुल्क दिया देकर, ताकि हम अपनी आज़ादी को बरकरार रख सकें और आने वाले खदशात खतरात से बचें और अपनी मेजॉरिटी को कायम रखें। हिंदू जो हमारे मज़हब के भी खिलाफ थे, उनके रस्म व रिवाज हमसे मुतसादम थे, हम उनसे नाला भी रहते थे, वो हमें करने नहीं कुछ देते थे, मजहबी रुकावटें भी डालते थे। हम अलहदा होकर ही उनसे बच सकते थे, इसलिए हमने आज़ादी ली। आज़ादी लेना ही बड़ा कारनामा था जो कायद-ए-आज़म की मरहून मिन्नत है। देखिए, इतनी ज़्यादा जानें दी, अपनी कुर्बानियाँ दी, अब हमें आज़ादी हासिल हो गई है। इन नई नस्ल को, नए नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? यही है कि इस आज़ादी की नेमत को कायम दायम रखें और आने वाले खतरा से बचें। लोगों की बातों में आकर अपने इत्तेहाद को मत छोड़ें। अंकल, आप हमें बताएंगे, जब तकसीम हो रही थी आप यहाँ पाकिस्तान में मौजूद थे, किस तरह से उधर से हमारे मुसलमान भाई आ रहे थे, क्या कर रहे थे? हमारे मुसलमान भाई इस तरह आए, जुल्म इस तरह इन पर लगाए गए, डाले गए, जो हम सब के मिजाज से बाहर थे। हम यहाँ अकेले बैठे थे लेकिन हमारे दिल उधर धड़क रहे थे। उनकी कत्लोगार देखकर ट्रेनों की ट्रेनें उन्होंने कत्ल कर दी। किस तरह से संभाला फिर आपने इन लोगों को? इन लोगों को इस तरह जब महाजरीन जहाँ जहाँ भी आए ट्रेन के रास्ते, हमारे भाइयों ने सब मिलजुल कर वहाँ जाके उनका इस्तकबाल किया और उनको लाए, उनको मकान दिए, उनको खुराक का मसला हल किया। जो कुछ भी हम कर सकते थे, हमारे बुज़ुर्ग जो कुछ भी कर सकते थे उन्होंने तहे दिल से उनकी। यहाँ पर मौजूद बुजुर्गों की आपने बात सुनी। इनका कहना है कि सैकड़ों, लाखों, हज़ारों जानों की कुर्बानियाँ देकर ये पाकिस्तान की आज़ादी हासिल हुई है, जहाँ पे हम अपने तौर अतवार के मुताबिक, अपनी सकाफत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं। नई नस्ल को यही पैगाम है कि इस आज़ादी को बचाए रखना, इस परचम को पूरी दुनिया के सामने बुलंद रखना और उन कुर्बानियों को कभी रायगा ना जाने देना जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके साथियों ने दे के इस मुल्क को हासिल किया। जी बिल्कुल सही बात की है, बहुत शुक्रिया। खबर बास हमारे साथ मौजूद है। नाजरीन, यही वो जज्बा है जो हमारे नौजवानों में अब बढ़ना चाहिए, मौजूद तो है, मैं ये नहीं कहूँगी कि पैदा होना चाहिए, मौजूद है। और आज हम आपसे कुछ ऐसे ही मेहमानों की मुलाकात करवाने वाले हैं जिनकी बातें सुन के, जिनके ख़यालात जान के मुझे उम्मीद है कि हमारी नौजवान नस्ल में जज्बा है जो आज़ादी की नेमत को जानते हैं, ये मज़ीद बढ़ जाएगा। मुफ़क्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल साहब की कुछ फैमिली के लोग हमारे साथ आज मौजूद होंगे, उनसे हम आज बात करेंगे। अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा
तो पाकिस्तान वजूद में आया। उस वक्त उनकी शायरी जिससे नौजवानों में जज्बा पैदा हुआ, उस शायरी से वो मोटिवेट हुए। और आज हम ज़रा उनके ख़ानदान के लोगों से जानेंगे कि वो कैसा महसूस करते हैं, उनको क्या लगता है कि उस वक्त और आज के वक्त में क्या फ़र्क है और हम क्या कर सकते हैं कि मज़ीद अपने नौजवानों को इस तरफ राग़िब किया जाए। तो हमारे प्रोग्राम के इस हिस्से में जस्ट रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहू हैं इकबाल ख़ानदान की और बड़ी ज़बरदस्त खातून हैं और आपका बड़ा एक कलीदी किरदार है अगर देखा जाए ख़ुद अपने भी करियर में भी। बहुत शुक्रिया आपका नासरा साहिबा। वही बात 14 अगस्त तो हर साल आती है और हर एक ही दिन हम आज़ादी का दिन मनाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि अपनी आज़ादी का जो दर्स है क्या हम अपनी नस्ल को उस तरीके से दे पाते हैं? वो जो बात मैंने अपने इंट्रो में की थी कि हमारी नौजवान नस्ल वो समझ सकती है कि वाकई एक आज़ाद कौम क्या होता है, एक आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेना क्या होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सबको यौम आज़ादी मुबारक बाद पेश करती हूँ। 72 साल हो गए हैं पाकिस्तान के क़याम को और जो कुछ हमने 72 सालों में पाया है ये हम नहीं कह सकते कि हमने कुछ नहीं पाया। ये लाहौर में एक यूनिवर्सिटी होती थी, अब आप देखें लाहौर के इर्द गिर्द में और पाकिस्तान में 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी सर सैयद अहमद ख़ान ने पहले उसका किया था इजरा और उसके बाद मुसलमानों को तालीम का ये जो शगफ़ था ये हासिल हुआ। सो असल में पाकिस्तान के पहले बानी हैं ही सर सैयद अहमद ख़ान और उनके बाद फिर अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखी कि जिन इलाकों में रहते हैं मुसलमान बरसग़ीर हिंद में, उसका एक अलहदा मुल्क होना चाहिए, क्योंकि बात ये थी कि जिस वक्त हम अंग्रेज़ों के ताबे थे तो हम ग़ुलाम थे। तो ये तो हमको सबको शहरियों को पता होना चाहिए, ख़ास तौर पे नई नस्ल को, कि ग़ुलामी में और आज़ादी में क्या फ़र्क है। आज वो शहरी हैं, हम ग़ुलाम थे और जब इंसान ग़ुलाम होता है ना तो आपकी जो सोच होती है वो भी ग़ुलामी की होती है। और जिस वक्त आप आज़ाद होते हैं तो आप हर वो सोच सकते हैं जो आप चाहें और आपको अपने मुक़द्दर पे एक हासिल होता है अबूर कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। और यही हमारे नौजवानों को पता होना चाहिए कि जिस तरफ वो जाना चाहें वो जा सकते हैं और ये आज़ादी के समरात हैं। और ये याद रखें कि ये आज़ादी हमने इतनी आसानी से हासिल नहीं की थी। बिल्कुल सही, लाखों लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की तब ये आज़ादी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आज़ादी बड़ी नेमत है। हमारे ने जो कुर्बानियाँ दी नासरा साहिबा और अल्लामा इकबाल ने जो ख्वाब देखा, आपको क्या लगता है कि ये जो हमारी नस्ल है, जो हमारी आज की नौजवान नस्ल है, वो उस ख्वाब को आगे लेके बढ़ सकती है? चल सकती है यकीनन, क्योंकि मैंने नई नस्ल को देखा है और आप जानते हैं 60% से ज़्यादा तो हमारे जो है आबादी वो नौजवानों पे ही मुश्तमिल है और यकीनन उनमें बड़ा जोश और जज्बा है, लेकिन उनको सही किस्म की रहनुमाई जो है ना वो हमारी मुंतखब क़यादत जो है क़यादत वो ही दे सकती है। अब बात यह है कि ये जो हमारे 72 साल हैं इनमें से 40 साल से तो ज़्यादा आमरीत और आमरीत के बाक़ियात के तहत गुजरे और आमरीत जो है वो लोगों को आज़ाद सोच जो है वो देने की नहीं चाहती, क्योंकि फिर वो सोचते हैं कि आज़ाद हो जाएंगे तो अगर आप ग़ुलाम बाहर के लोगों के हैं तो आप आमरों के भी ग़ुलाम हैं। तो आज़ाद शहरी तो वो होते हैं जिनके अपने मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो इक़्तिदार में हों और उनको एहतसाब आप कर सकें। अगर वो सही काम ना करें तो अगली बार आप उनको वोट नहीं देंगे तो एहतसाब हो जाएगा। हमने देखा नहीं, पिछली 2 जो हमारी थी मुंतखब क़यादत, पहली क़यादत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उनका एहतसाब हो गया, लोगों ने उनको दोबारा वोट नहीं दिया। दूसरी उन्होंने भी इसी तरीके से कुछ की चीज़ें जिनके उन्होंने वादे किए हुए थे वो वादे पूरे नहीं हुए, उनको वोट नहीं दिया। अब हमारी तीसरी एक जो है वो मुंतखब नुमाइंदों की अक्सरियत निकली है। अब देखें इनके पास 5 साल थे जिसमें से 1 साल तो तकरीबन गुजर चुका। क्या वाकई उन्होंने वो जो उम्मीदें और उमंगें इन्होंने नौजवान नस्ल को दिखाई थी अपने मंशूर में वो पूरी कर रहे हैं? ये 1 साल में इस वक्त तो वक्त हम पे बहुत कठिन गुजर रहा है, लेकिन कहते यही हैं कि जी ये कठिन वक्त तो इसलिए गुजर रहा है कि बहुत सारी ख़राबियाँ पिछली जो थी उनको हम दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये वक्त जो है ये मुश्किल है। अल्लाह करे वाकई ऐसा हो। देखें लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो अब जो हमारे नौजवान हैं जिन्होंने इतने ज़ौक़ व शौक़ से
ये नई हुकूमत को मुंतखब किया, वो तो इतने तहम्मुल और सब्र से शायद काम ना ले सके, और ये इनको हर वक्त ख्याल रखने की ज़रूरत है, और नौजवानों को शऊर दिलाना कि हमने पाकिस्तान के लिए क्या करना। पाकिस्तान तो हासिल किया, आज़ादी का हसूल जो था उसमें इन नौजवानों का तो हिस्सा नहीं था ना, लेकिन उसको आगे बढ़ाने का और इस मुल्क की तामीर और तरक्की में तो बहुत बड़ा हाथ हमारे नौजवानों का है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। वाकई नौजवान आज के दौर में, नासिर साहिबा, हमारी नौजवान नस्ल ये सोचती है कि हमें इस मुल्क ने क्या दिया। वो ये भी सोचती है कि यहाँ कोई मुस्तकबिल नहीं है, हम इससे बेहतर है हम किसी दूसरे मुल्क चले जाएं, वहाँ जाकर तालीम हासिल कर लें या वहाँ पर नौकरी कर लें। बात ये कि सोच को तब्दील करने की ज़रूरत है, लेकिन इस सोच को तब्दील कौन करेगा? आप क्या समझती हैं? इस सोच को हुक्मरान तब्दील कर सकते हैं, हमारी माएँ, दर्सगाहें, या फिर रियासत? सबसे पहले तो ये माँओं की जिम्मेदारी है, और सिर्फ माँ नहीं। देखिए, दो होते हैं आपके वालिदैन, वालिद और वालदा, और दोनों को बच्चों के लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है, और उनको ये बताना ज़रूरी है कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। आप अपने मुल्क में रहें और उसकी तामीर और तरक्की में हिस्सा डालें तो आप आज़ाद शहरी हैं, और आपका जो मर्तबा है वो बहुत बुलंद होता है। अगर आप बाहर के मुल्कों में जाके तालीम हासिल करके वहीं रह जाते हैं तो आप फिर भी गुलाम के गुलाम ही हैं, थर्ड रेट सिटीजन्स आप होते हैं। इसलिए कि हर एक ये समझता है, अब ये देख लें अमेरिका में क्या हालात है, और अब तो बरतानिया में भी यही हालात है, बावजूद इसके कि कितने सारे वहाँ पे मेयर जो हैं वो पाकिस्तानी हैं। लेकिन अब कोशिश यही उनकी होती है कि हम जो पुराने रहने वाले हैं, अमेरिका में तो नौआबादियाती निज़ाम ही था ना, लेकिन वो समझते हैं हमने नौआबादियाती निज़ाम जो है वो पैदा कर लिया, अब हम मालिक हैं इस मुल्क के। हालांकि सारी दुनिया का मालिक तो खुदा है, तो जो भी कहीं जाके रहना चाहिए। लेकिन ये याद हमारे नौजवानों को हमेशा रखना है, जो भी उन्होंने हासिल किया इस मुल्क की तौफीक, इतने बड़े हुए इस मुल्क की तौफीक, जो बाहर तालीम के लिए जा रहे हैं इस मुल्क की तौफीक, तो जब वहाँ से कुछ हासिल हो तो वापस वहीं आके अपना कर्ज चुकाना है जहाँ से निकल रहे हैं, और ये कहना कि जी वहाँ नौकरियाँ बड़ी मिलती हैं और यहाँ नौकरियाँ नहीं। आप सही कह रही हैं। जो आपने बात की है नासिरा साहिबा, ये वाक़तन बड़ी अहम है। जी नासिरा साहिबा, वही बात ना कि शायर मशरिक़ ने जो ख्वाब देखा, वो जो ख्वाब वो देखा करते थे, और उस ख्वाब की बिना पर ही आज हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वाक़तन वो जो ख्वाब है वो वाकई उस तरीके से हम लेकर चल रहे हैं? हम खुद, सिर्फ नौजवान नस्ल नहीं, और भी लोग जो हमारे मुल्क में रहते हैं, हम तमाम मुसलमान, वो मजहबी मुकम्मल आज़ादी जिसका अल्लामा इकबाल कहा करते थे, वाकई हमारे आज लोग जानते हैं, इस चीज़ को समझते हैं? आप क्या समझते हैं? कौन सी तारीख थी अल्लामा इकबाल की वफ़ात की? 1938 में फौत हुए। 1940 में करारदार पाकिस्तान जो थी वो पास हुई, और ये कायदे आज़म को बेबहा ख़त लिख के ना अल्लामा इकबाल ने इस बात पे कायल किया कि आप आए, क्योंकि अल्लामा इकबाल तो साहिब फ़िक्र थे, वो साहिब अमल नहीं थे, उनके पास तो इतनी सेहत ही नहीं थी। उन्होंने कहा उनको कायदे आज़म को कि आप आएंगे, आप इस मुल्क की क़यादत करेंगे तो ये मुल्क जो है ये तहरीक कामयाब हो सकती है। और उन्होंने जो ख़त उन्होंने लिखे कायदे आज़म को, कायदे आज़म ने शाया किए हुए हैं। उनका टाइटल है इकबाल्स लेटर्स टू जिना, मिलते हैं बाज़ार में। नौजवानों को पढ़ना चाहिए, पता लगना चाहिए किस तरह साहिब फ़िक्र ने साहिब अमल को इस बात पे कायल किया कि वो आए और इस मुल्क की तहरीक की क़यादत करें। और 1940 में जब करारदाद पाकिस्तान पास हुई, जिसको अब हम इकबाल पाक कहते हैं, उस दिन कायदे आज़म ने कहा कि आज इकबाल होते हम में तो कितने खुश होते। जो उन्होंने ख्वाब देखा था उसको हम हकीकत बनाने की तरफ चल रहे हैं, और ये 1940 में पाकिस्तान की तहरीक चली, और ये 1947 में हमने हासिल किया। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। अब ज़ाहिर है नया पाकिस्तान बन गया है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो नए पाकिस्तान में कायदे आज़म का विजन लेकर कहते हैं कि हम आए हैं, क्या आपको लगता है कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, इस सूरत हाल में कई विजन, कोई झलक आपको कायदे आज़म के या फिर अल्लामा इकबाल के नज़रिए की नज़र आती है? मैं तो किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं रखती, लेकिन कोई भी सियासतदान अगर आगे आए और वो सोचे कि मैंने इक़्तिदार हासिल करना है, तो दुनिया में ये दस्तूर है कि उनका एक मंशूर होता है जिसको
वो कहते हैं कि जी हम ये करेंगे और फिर ये सोच विचार करके आते हैं कि ये हमने कैसे करना है। 10 साल इस जो अब जमात इक़्तिदार में आई है उनके पास थे कि अपने मंशूर को अमल का जामा कैसे पहनाना, पता नहीं रास्ते में ये किस तरफ भूल गए। अब ऐसे लोगों को लगाया हुआ है जो पहली 2 थी मुंतखब हुकूमतें, उनको बिठा चुके हैं, उन्हीं लोगों को हम फिर देखते आए हैं। और ये मुंतखब लोग नहीं हैं। हम कौन सी तरफ जा रहे हैं? जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको आगे लाएं, जिनके पास जो भी समझ बूझ है, और आखिर और उनको समझ बूझ की वजह से ही दिए थे ना टिकटें, उनको सामने लाएं। इस वक्त 100 से ज़्यादा वज़ीरों और मशीरों की हमारी काबीना है। कायदे आज़म जिस वक्त पाकिस्तान बना था तो मेरा ख्याल है 10 लोगों की काबीना थी और मुल्क के 2 हिस्से थे। अब देखिए मुल्क, और मैं अभी होके आई हूँ बलूचिस्तान से, जो बलूचिस्तान के लोगों को महरूमी का एहसास है, सबसे ज़्यादा कुदरती वसाइल उनके पास हैं, हमने उसका कुछ नहीं किया। हमें इनको ज़्यादा पजीराई देने की ज़रूरत है, उनको हिस्सा देने की ज़रूरत है वफाक में, और उस सूबे को ज़्यादा तामीर और तरक्की करने की ज़रूरत है। और वो उनके पास जो कुछ भी है वो सारे पाकिस्तान के लिए बेहतर है, और हम सब आपस में भाई बहन हैं। जो लोग कोयटे में इस वक्त हैं, मैं समझती हूँ वो मेरी औलाद है। बिल्कुल सही। अगर मैं उनकी बेहतरी का मंसूबा नहीं बनाऊंगी तो क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ना वक्त देने के लिए, और इस आम मौके पर बड़ी अच्छी और आपसे गुफ्तगू रही, और यकीनन हमारी नौजवान नस्ल को इससे कोई ना कोई सबक और कोई अच्छी चीज़ ज़रूर मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक हम ले रहे हैं नाजरीन, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आज के दिन की मुनासिबत से मियाँ सलाउद्दीन साहब, यूसुफ सलाउद्दीन साहब, जो कि मियाँ सल्ली के नाम से मशहूर हैं और नवासे हैं अल्लामा इकबाल के, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे कुछ बात करेंगे, कुछ यादें भी शेयर करेंगे, और नौजवानों के लिए उनकी क्या सोच है वो बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। जिस तरीके से शो यानी कि ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि यूसुफ सलाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। नवासे हैं अल्लामा इकबाल के, बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत हैं अगर हम बात करें सकाफ़त के हवाले से, और म्यूज़िक भी इनका शौक़ है, मियाँ सल्ली के नाम से मशहूर हैं। आपका बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब, आपने वक्त दिया आज हमें 14 अगस्त की मुनासिबत से। आपको क्या लगता है, आपका ताल्लुक़ अल्लामा इकबाल के घराने से है, और इसी ताल्लुक़ की निस्बत से आज के पाकिस्तान को देखकर आप क्या सोचते हैं? आपके ख़्याल में क्या आता है? जो बुज़ुर्गों ने इस मुल्क के लिए क़ुरबानियाँ दी, जिस क़ुरबानियों के पास बाद ये मुल्क बना, क्या हमारी नस्ल, नौजवान नस्ल समझती है इन क़ुरबानियों को? देखिए, हमारी नस्ल उस क़ुरबानी को समझती भी है और नहीं भी समझती, और इसमें हमारी उस नस्ल का कसूर नहीं है। बल्कि मैं समझता हूँ कि जब से पाकिस्तान बना है कोई ऐसी हुकूमत नहीं आई जिसने नेशन बिल्डिंग की हो। देखिए, हम एक नज़रियाती मुल्क है, पाकिस्तान एक नज़रिए पे बना है, और वो जो 2 कौमी नज़रिया के नाम से जिसे आप जानते हैं, और नज़रिया पाकिस्तान का है। व्हाट इज़ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, जिसके बारे में बात भी की जाती है और जिक्र भी होता है, अब शायद कम होता है। सही। तो उसकी वजह यह है कि हमारे जो सिलेबस है, जो हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूलों में अब सिंध में कुछ और पढ़ाया जा रहा है सिलेबस, हिस्ट्री ख़ास तौर पे। कौमें बनती हैं जिनको अपनी शनाख्त हो, जो अपनी आइडेंटिटी से वाकिफ़ हो, और हमने अपनी जो यंग जनरेशन है उसको उस शनाख्त से हमने रूशनास नहीं किया, हमने उनको वो पढ़ाया नहीं है, उनको गलत हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, उनको अलामा का जो पोर्शन पढ़ाया जाना चाहिए वो नहीं पढ़ाया जा रहा। और उसके अलावा जो एक नेशन बिल्ड, जो एक आप एक नज़रिए पे एक कौम को खड़ा करते हैं, वो नहीं हुआ। तो ये इसकी वजह बेसिकली ये है, और मैं समझता हूँ कि हमारी जो नज़रियाती सरहदें हैं उनको हमें मजबूत करना पड़ेगा। बिल्कुल ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा, और जिस
पाकिस्तान को कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया। हम अभी उससे बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं अभी हम उस बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सलाउद्दीन साहब। ज़ाहिर है आप का सकाफ़त से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। वो हवेली जो लाहौर में है और वो बड़ी सारी जो सकाफ़ती विरसा है, जब उसकी फ़हरिस्त बनाएं तो वो ज़ाहिर सारे फ़हरिस्त है। लेकिन आपको क्या लगता है कि आज हमारा नौजवान अपनी सकाफ़त से अगर दूर हो रहा है तो उसकी वजह क्या है? भाई ये तो नहीं कह सकता कि अपनी सकाफ़त से दूर होता जा रहा है, लेकिन अब देखें ना, बात यह है कि अब आप देखें कि इस वक्त सबसे पावरफुल चीज़ क्या है? मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टेलीविज़न है। हर घर में गरीब से गरीब और अमीर से अमीर के घर में एक डब्बा लगा हुआ है, एक नहीं तो ज़्यादा डब्बे लगे हुए हैं टेलीविज़न के, और लोग ये अनफॉर्चुनेटली हमारे जो इंडिपेंडेंट चैनल्स हैं उनको ये चाहिए कि वो ज़रूर पैसे बनाएं, अल्लाह ताला उनको बहुत दे उनके मालिकों को, लेकिन थोड़ा सा पाकिस्तान का भी ख्याल करें। कोई ऐसी अब इनको मिल बैठ के एक मसलन कि 14 अगस्त का दिन आ रहा है, क्या अच्छा होता कि तमाम जितने पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल हैं मिल के कोई ऐसी चीज़ बनाते, कोई ऐसा तराना बनाते, कोई ऐसा वीडियो बनाते जो तमाम चैनल्स पे चलता। अब कोक स्टूडियो तो आप चला देते हैं क्योंकि आपको पैसे मिलते हैं, सही। तो थोड़ा सा जब तक कि हमारी जो पावरफुल हमारा इंडिपेंडेंट मीडिया है, प्राइवेट मीडिया है, उसका भी हक है। जब तक आप पाकिस्तान और पाकिस्तानियत अपने नौजवानों में, अपने ड्रामों में, अपने और ये 4 दिन जो हैं, जिस तरह के कायद आज़म की सालगिरह है, अल्लामा इकबाल की सालगिरह है, मोहतरमा फातिमा जिन्ना की सालगिरह है, और पाकिस्तान डे है 23 मार्च है, इनको आपको अपने बच्चों को बताना पड़ेगा कि भी ये क्यों है सब कुछ, और क्यों हमें पाकिस्तान बनाने की क्या कहते हैं ज़रूरत पड़ी। ये तो एक अल्लाह का शुक्र है कि मैंने एक कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की एक स्पीच जो उन्होंने 1946 में दिसंबर में BBC को दी थी, और उसका मतन ही है कि व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू मेक पाकिस्तान। अभी आप सोचें कि ये तकरीर तो हर टेलीविजन स्टेशन को दिखानी चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और 23 मार्च को मीडिया को भी अपना रोल अदा करने की ज़रूरत है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब मैं आपसे एग्री करती हूँ। थोड़ी सियासत की बात कर लेते हैं। सलाउद्दीन साहब, तो आपके दाला मुस्लिम लीग में थे, आपका ताल्लुक सियासत में रहा। जो सियासत उस वक्त होती थी और आज की जो सियासत है, और आजकल जो सियासत में हालात चल रहे हैं, अभी जो सेनेट का इलेक्शन हुआ पिछले दिनों, आपको अभी लगता है कि आपको अपना हिस्सा डालना चाहिए इस सियासत में, आजकल के हालात में? मैंने तो आपको पता है मैं सियासत में था, तो मैंने छोड़ दी सियासत। अब तो काफ़ी साल हो गए हैं, और मुझे क्योंकि मैं ये रियलाइज़ कर गया था कि मेरे जैसा इंसान जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। अच्छा। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जैसे ही आप जाते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल एलीट हो या कोई इस्टेब्लिशमेंट की एलीट हो या जहाँ भी हो, वो पाकिस्तानियत उनमें नहीं रही है भैया। उनमें पाकिस्तानियत कम से कम तक, ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियत जो है वो हमारे गरीब आवाम में है, मिडिल क्लास में है। उसके बाद जो उमरा हैं वो तो बिल्कुल ही, उनको तो फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता। इसी तरह आपकी जो बाकी एलीट है हर शोबे की, वो भी एक और तरीके से, एक और नज़रिए से पाकिस्तान को देखते हैं, या पाकिस्तान को उतनी अहम समझते हैं। और क्योंकि पैसा जो है उसकी इतनी, मेरा मतलब है की तरफ लोग जो हैं उनका रुझान है, और बिल्कुल उनको बिल्कुल खुदा खौफी नहीं रही, कोई पैसे की लालच के अलावा कोई और मोटिव नहीं रहा। तो वो ज़ाहिर बात है कि मुल्क में एक नफरा नफरी, अफरा तफरी, गुड वैल्यूज़ जो हैं, जो इकबाल का ख्वाब था, जो खुदी का फ़लसफ़ा है, वो तो यही है कि आदमी अपने आप को, इंसान अपने आप को इतना इलेट करे और इतना उसके जो किरदार हो बुलंद हो कि फिर वही बात है, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो वो वाला जो पाकिस्तानी है वो ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादातर होना चाहिए। और एक एग्ज़ाम्पल्स हमारे लिए बहुत कम है, कायद आज़म के बाद कोई एग्ज़ाम्पल ही नहीं है बिल्कुल जिसको हम कह सकें कि भी हम बिल्कुल सवाए। मैं समझता हूँ कि अब्दुल सत्तार ईदी के, जिसने अपनी सारी ज़िंदगी जो इसमें डाल दी, या पॉलिटिकली तो क्या कहते हैं इमरान खान इस वक्त वज़ीर आज़म है, लेकिन उनका भी जो सबसे अच्छा जो सो फार जो उन्होंने अचीव किया वो शौकत खानम से किया, यूनिवर्सिटी से किया। अब वज़ीर आज़म बने हैं तो हमको उम्मीद है दैट ही विल डू गुड फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल सही। चलें, आपको उम्मीद है। एक और चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ज़ाहिर है
हम अपने दौर में हम किताबें पढ़ते थे, और जब हम बच्चे थे तो हमें भी कुतुब बीने का शौक़ था, नॉवेल्स पढ़ना, किताबें पढ़ना, रात को कोई ना कोई स्टोरी पढ़ के सोना। आज हम देख रहे हैं सलाउद्दीन साहब की कुतुब बीने का बच्चों में ना शौक़ बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अगर ये टेक्नोलॉजी का बढ़ता हुआ रुझान बच्चों को किताबों से दूर ले गया है, तो कौन सा तरीक़ाकार ऐसा हो जिससे बच्चे दोबारा से किताब की तरफ मुतवज्जो हो जाएं, उनको फिर से किताब से मोहब्बत हो जाए और वो उसको अपना दोस्त बना लें? देखिए, मैं खुद इस बात पे मैंने कई दफ़ा जिक्र किया अपने इंटरव्यूज़ में कि ये हम तो हमेशा कभी याद नहीं कि रात के वक्त सोने से पहले पढ़ते पढ़ते ही सो जाते थे कोई ना कोई नॉवल या कोई किताब या कुछ। और अब जिस तरह मैं कल देख रहा था अपने वन ऑफ माई चिल्ड्रन, मेरे छोटे बेटे, तो मैं कंप्यूटर पे लगा हुआ था उस पर, तो मैंने कहा क्या तुम कर रहे हो? तो इसे मैं किताब पढ़, तो वो कंप्यूटर पे किताब, यूँ नहीं कि अब तो सारी किताबें जो हैं कंप्यूटर पे भी आ गई हैं। तो अगर अब मैं समझता हूँ कि बच्चे जो हैं कोई अगर पढ़ना चाहिए, चाहे आप कंप्यूटर पर पढ़ें, सिर्फ टेलीविज़न के ड्रामे श्रामे ना देखें और फिल्में भी सिर्फ ज़रूर इंजॉय करें देखें, लेकिन यही जो नेट है, यही जो सोशल मीडिया है, इट कैन बी वेरी एजुकेटिव ऑल्सो। मेरा मतलब है कि आपके लिए बड़ी आसानी होती है कि आपने एक किताब जो है जो आपको ख़रीदनी पड़े, आप ख़रीदते नहीं हो, आप उसको पूरी उसी तरह उस किताब को आप उसको नेट के ऊपर पढ़ लेते हैं। सो पढ़ना जो है, मैं समझता हूँ कि जो कौमें पढ़ती नहीं हैं वो बेसिकली मैं समझता हूँ कि दुनिया में पीछे रह जाती है। अच्छा सलाउद्दीन साहब, अभी आपने इमरान खान का जिक्र किया और आपने कहा कि कहीं मुझे लगता है कि उनका कुछ विजन है ऐसा जो कि अब आपको लगता है कि नज़र नहीं आ रहा, तो आपको लग रहा है कि इमरान खान जो विजन लेकर आए हैं, जो विजन लेकर आगे बढ़ रहे हैं, कहीं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में, उनकी हुकूमत में आपको क़ायद का विजन नज़र आता है? देखिए, बात तो वो ये बिल्कुल कर रहे हैं और बार बार उन्होंने ये बात बावर कराई है। अमेरिका में भी उन्होंने यही बात की है, हर जगह जलसों में भी वो इस बात को अहमियत देते हैं। अब उस पर कहाँ तक वो इसको पूरा कर सकते हैं, मैं समझता हूँ कि सबको चाहिए कि इस चीज़ में जो हमारे ख़ास तौर पे हमारे जो कई बुज़ुर्ग, अभी शायद कोई बच गया हो जिसने कोई तहरीक में कोई हिस्सा लिया हो या जिसको नॉलेज हो, पता हो, उनको गाइड करना चाहिए वज़ीर आज़म साहब को कि भाई ये सही रास्ता देख। एक तो जो उन्होंने बात की है वो तो बिल्कुल सही है, वो तो अब हम कई दफ़ा मैं उनसे ये डिस्कस भी ये बहुत पहले हम इस चीज़ की डिस्कशन किया करते थे कि मिसाक मदीना पे द वेलफेयर स्टेट फॉर द मुस्लिम, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। अल्लामा इकबाल और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह दोनों का जो विज़न था वो यही था कि बेसिस जो पाकिस्तान का था वो था इक्वालिटी फॉर एवरी मैन, यानी कि जिस तरह जो पहला क्लॉज था मिसाक मदीना का वो यही था कि हर जो शहरी है मदीने का उसके इक्वल राइट्स होंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की है। पूरा बातें कर रहे हैं आप हमसे, दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन क्या करें, वक्त की कमी है। तो आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, दिल नहीं चाह रहा कि मैं आपसे आखिरी सवाल करूँ, लेकिन मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जश्न आज़ादी आज के दिन के मौके पर हर साल आता है, मनाते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन आप आज के दिन की मुनासिबत से हमारे नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, नौजवान नस्ल के लिए मेरा पैगाम ये है कि सबसे पहले अपने आप को समझें, ठीक है, और आप बिल्कुल आप अंग्रेज़ी पढ़ें, आप फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, आप अगर आपको आप समझते हैं कि आपने फर्दर, क्योंकि हमारे यहाँ एक लिमिटेड ही एजुकेशन है, तो और आप बिल्कुल सब कुछ करें, लेकिन अपना आप ना भूलें, कीप स्टैंडिंग ऑन योर फीट। यू शुड नो, बाहर की कौमें भी जो हैं, अगर सबसे पहले अपने बच्चों को आप कहीं चले जाएं, आप वेस्ट में चले जाएं, उनको अपनी हिस्ट्री के बारे में इतनी नॉलेज है, उनको अपने सियासत के बारे में इतनी, बल्कि उनको आपकी सियासत के बारे में भी आपसे ज़्यादा वो जानते हैं। आप किसी लंदन में चले जाएं, किसी अंग्रेज़ टैक्सी ड्राइवर से कोई आप सियासी बात करें, वो आपको बिल्कुल बताएगा कि पाकिस्तान में क्या हुआ। सो आई थिंक कि हम लोगों को, जिस तरह आपने कहा, किताबें पढ़नी चाहिए, नॉलेज सीख करनी चाहिए। नॉलेज अगर आप आपके अंदर होगी तो आपका विजन एक्सपैंड होगा, आप एक बेहतर इंसान बनेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह कि आपने यू हैव टू बी बेटर देन दी अदर्स, आपको एक बेहतर इंसान बनना है, तो आप ज़रूर बेहतर इंसान बने। एक अल्लामा साहब का शेर है, मैं हमेशा ये कोट करता हूँ नौजवानों के लिए कि मिल्लत से अपनी रिश्ता तो इस्तवार रख,
व्यवस्था रह शजर से उम्मीदें बहार रख। बिल्कुल सही सलाउद्दीन, शुक्रिया। वक्त की कमी है और दिल तो यही चाह रहा था कि आपसे बात करते जाएं, क्योंकि जो आपकी बातें और जो आपका विजन, जो आपकी सोच है, वो सुन के बड़ा मज़ा आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। सलाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, यूसुफ सलाउद्दीन साहब नवाज से अल्लामा इकबाल के। नाज़रीन, 14 अगस्त के मुनासिबत से जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगी बच्चों से, नौजवान नस्ल से, कि दिन को सिर्फ आज का दिन समझ के ना मनाएं। इस दिन की अहमियत को समझें, झंडा लगाएं और झंडियाँ भी सजाएं, लेकिन बाद में उस झंडे की और झंडियों की हुर्मत का भी ख्याल रखें और उसकी इज़्ज़त का भी ख्याल रखें। ये आपका फ़र्ज़ है कि अपने झंडे की अज़मत को और इज़्ज़त को आपने बढ़ाना है और इस आज़ादी की नेमत को समझ के आज़ादी का दिन मनाना है। ये हम वादा करते हैं और इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।